बीते कई वर्षों से विश्व के कोने कोने में जो एक गृह युद्ध जैसी हालात है, उससे कई लोग जूझ रहे हैं। भले ही जो उच्च वर्ग हो वो न जूझें, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो हर रोज अपनी जीवन यापन करने को विवश हैं, जो हर रोज अपनी जीवन यापन के लिए नए नए रोजगार के अवसर तलाशते हैं, वो सभी लोग आज भी इन जैसी हालातों से पीड़ित हैं। नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत में या विश्व के कोने कोने में जो एक गृह युद्ध जैसी संकटें उभर रही है, उससे होने वाले नुकसान एवं उससे होने वाले कई दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, आज हम उन्हीं सभी पर बात करेंगे। साथियों, चाहे हम अफ्रीकी देश की बात करें, चाहे हम मिड ईस्ट की बात करें या फिर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व समुदाय में ये बात हो कि पीस यानी विश्व शांति एक परम लक्ष्य है, लेकिन आज भी बड़ी बड़ी संस्थाएं संस्थाएं जैसे यूएन हो या फिर वर्ल्ड पीस इंस्टीट्यूशन हो, सभी कहीं न कहीं फेल है। क्योंकि जब हम बात करते हैं अफ्रीकी देश जैसे कि माली, जिबौती, डीआरसी कॉन्गो, सूडान, ये सभी देश आज भी स्थानीय स्तर पर, मिलिट्री स्तर पर एक प्रकार के गृह युद्ध ही फेस कर रहे हैं। क्योंकि वहां की जो मूल सरकार है, भले ही वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हों, लेकिन जो एक मिलिशिया रिजीम है, वो कभी भी उस सरकार को स्थायी नहीं होने देती है। क्योंकि उनकी अपनी एक पकड़ है वहां के जनताओं में, वहां के पब्लिक में। क्योंकि वो पब्लिक में ये भावना भर देते हैं कि मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं, और ये सरकार जो लोकतंत्र में जिसे तुमने चुना है, वो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। इससे होता यह है कि जो एक 12 13 अथवा 15 16 17 18 के उम्र के जो भी युवक होते हैं, उन्हें भी मिलिशिया ग्रुप में भर्ती कर लिया जाता है, और उनकी शिक्षा, उनकी रोजगार, उनकी अपनी स्वास्थ्य सभी एक ओर रखी रह जाती है, और वहां की सरकार धड़ी की धड़ी रह जाती है। यही बात हम जब विश्व के कोने कोने में देखते हैं, चाहे वो मिड ईस्ट हो, चाहे वो विश्व के कोई भी देश हो, सभी कमोबेश इन चीजों को फेस करते हैं। और यहीं से जन्म लेती है जेन जी आंदोलन, एक नवयुवक की आंदोलन। और ये आंदोलन ऐसी भयावह होती है कि बड़ी बड़ी संस्थाओं को हिलाकर रख देती है। जैसा कि हम आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो नेपाल में क्राइसिस हमें देखने को मिली, उसमें हम अ, जेन जी की ही भूमिका देख सकते हैं। चाहे वो बंगाल का आंदोलन हो, जिसने शेख हसीना जैसे मजबूत प्रधानमंत्री को उखाड़ कर फेंक डाला, क्योंकि वहां की पब्लिक आक्रोशित है। चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, चाहे वो पॉलिसी या कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे हो, लेकिन मुद्दा बस यही है कि एक शांति और एक शांति स्थापना कैसे हो। क्योंकि हालात तो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, स्थितियां तो बिगड़ती जा रही हैं, पर पॉलिसी में कोई सुधार नहीं हो रही है। इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण ये है कि चाहे हम भले ही कितनी ही कानून बना लें, कितनी ही पॉलिसियां बना लें, मगर जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर हम उसे फॉलो ना करें तो सब बेकार की बेकार रह जाती है।
हाल ही की घटना अगर हम भारत का ही लें, जिसमें हमने देखा कि कैसे सरकार के द्वारा बनाई हुई कानून कैसे फेल कर गए। क्योंकि कोई भी बाजार हो, कोई भी देश और कोई भी तंत्र में यदि किसी की भी यदि एकाधिकार हो, तो वहां पर कोई भी कानून एक ढंग से नहीं चल पाती है, एक नियमबद्ध तरीके से नहीं चल पाती है। और यही हमने अब के दिनों में भारत में देखी, जहां पर एक बड़ी क्राइसिस, जो जिसे हम इंडिको क्राइसिस कहते हैं, वो देखने को मिली। साथियों, भले ही सरकार किसी भी देश की हो और किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, चाहे सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो या डेमोक्रेट हो, अगर उस देश की कोई भी सत्ता और उस देश की कोई भी मूल ढांचा को हमें सुधारनी होगी, तो फर्स्ट हमें वहां के स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उन्हें सुधारनी होगी। साथियों, हम बात करें किसी भी देश के कानून की, किसी भी देश के स्ट्रक्चर की, आज देश में जो गृह युद्ध जैसे हालात हैं, अपितु ये पूरे मैं विश्व की बात कर रहा हूं, जहां भी गृह युद्ध जैसे हालात हैं, वहां पर जो एक पावर पॉइंट है, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, भले ही उसका नाम कुछ हो, या किसी देश में से हम मिलिशिया कहते हो, किसी देश में वो हिजबुल्लाह कहते हो, या कुछ भी कहते हो, या फिर भारत में ही नक्सलाइट कहते हो, लेकिन अब देखिए कि जो हमारी पैरेलल गवर्नमेंट है, किसी भी देश में चल रहे हैं, और उसी के पैरेलल जो एक मिलिशिया ग्रुप चल रही होती है, वो उस पैरेलल गवर्नमेंट से नाराज रहती है। क्योंकि भले ही वो सरकार कितनी भी अच्छी काम कर दे, लेकिन वो मिलिशिया ग्रुप का जो मोटिव है, उसकी मोटिव ये है कि वो पैरेलल गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक दे। साथियों, बात इतनी सी भी नहीं है, लेकिन हमें समझनी पड़ेगी कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। यदि हम इन्हीं सभी चीजों में जकड़ कर फंसते रहे, सभी चीजों की अगर हम बात करते रहे, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मिस होगी, और इससे हमारा डेवलपमेंट, इससे हमारी विकासशीलता सभी बाधित होगी। भले ही लाखों कोल्ड वार हो, या गृह युद्ध हो, या फिर कोई भी वर्ल्ड वार हो, लेकिन इससे होता तो कुछ ही है ही नहीं, लेकिन होती यह है कि एक बहुत बड़े लेवल की डिवास्टेशन होती है। आज हम विश्व के कई कोनों में युद्ध हो रहे हैं, जैसे रसिया यूक्रेन का युद्ध हो, जैसे अन्य देशों का युद्ध हो। हमें क्या मिला? हमने बहुत सारी अपनी संसाधनें खो दी, बहुत सारी अपनी ऊर्जाएं खो दी, बहुत सारे अपने लोग खो दिए, लेकिन मिला कुछ नहीं। आज रूस पिछले 4 वर्षों से जो युद्ध यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है, वो भले कमोबेश थम गया, लेकिन युद्ध अब भी जारी है, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकलते। चाहे गृह युद्ध हो, चाहे शीत युद्ध हो, चाहे न्यूक्लियर वार हो, बात यही है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज ऐसे भी मानव और देश और राष्ट्र की जो स्ट्रक्चर है, वो भले ही कितनी भी स्पीड से बढ़ रहे हों, लेकिन उनकी अपनी बेसिक स्ट्रक्चर डगमगा सी गई है। कई सारी युद्धें लड़ी गई, कई सारी जानें चली गई, लेकिन जो एक ह्यूमन मोटिव होती है, या फिर राष्ट्र की मोटिव होती है, जो एक प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, ना होकर के डिग्रेसिव होते हैं, और इससे मानव की विशाल स्तर पर बर्बादियां होती है। कई सारी चीजें होने के बावजूद आज देश में, विश्व में, हर कोने में लोग एक ही भावना, एक ही मन को लिए बैठे हुए हैं, वो है फॉलेन विथ प्रोग्रेस।
और इसी भावना को यदि हम बदल दें, प्रोग्रेस नॉट फॉल, तब हमारी विकास और बढ़ेगी। नमस्कार।